बात है साल 1961 की, जब इंडिया को अपनी आज़ादी मिल चुकी थी और वो एक वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। पर इस वक्त इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा था पोर्चुगीज, जो अभी भी गोवा, दीव और दमन में रूल कर रहे थे। तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कोशिश की कि इस प्रॉब्लम को एक डिप्लोमेटिक वे से सॉल्व किया जाए, पर जब बात बन नहीं रही थी और पोर्चुगीज इंडिया से जाने के लिए तैयार नहीं थे और वो एक इंडिया के लिए अब खतरा बन चुके थे, फिर 18 दिसंबर 1961 को इंडियन ट्रूप्स गोवा में घुस जाती है और एक फुल फ्लेजेड अटैक कर देती है पोर्चुगीज पे। इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन विजय और एक फुल फ्लेजेड अटैक था पोर्चुगीज पे, जहां पे इंडिया ने आर्टिलरीज, एयरक्राफ्ट और टैंक्स का पूरा यूज किया था। एज कम्पेयर टू पोर्चुगीज आर्मी, इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा नंबर पे थी। तभी भी पोर्चुगीज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रही थी इंडिया के अटैक। तब के प्राइम मिनिस्टर सालाजार ने गोवा के जनरल को कहा था कि तुम कैसे भी करके 8 डेज तक ये वॉर संभाल लेना, तब वो एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे इंडिया पे। और इंडिया भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर इंटरनेशनल प्रेशर बना तो इंडिया को वापस पीछे हटना पड़ेगा। पर इंडिया ने ये वॉर सिर्फ 36 आवर्स में खत्म कर दिया और जो गोवा के की एरियाज थे जैसे कि पणजी और अदर एरियाज, उसे एक सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया और फिर फाइनली इंडिया ने गोवा को अपना पार्ट बना लिया। And the little colony of which it is the capital have been Portuguese for 450 Indian army, like the flame of a taper blown out by a gentle breeze. There was rejoicing throughout India, consternation in Portugal, and righteous indignation in many countries. Whether or not the Indian invasion was justified is being hotly debated. Meanwhile, Goa belongs to India. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंडिया ने ये वॉर सिर्फ ग्राउंड लेवल पे नहीं पर इंटरनेशनल लेवल पे भी जीता। इंडिया ने कैसे सिर्फ 36 आवर्स में ये वॉर खत्म कर पाई, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब यूएसए पोर्चुगीज को सपोर्ट कर रही थी तो इंडिया ने कैसे पोर्चुगीज और यूएसए दोनों को काउंटर किया यूएन में। तो आइए हमारी कहानी की शुरुआत शुरू से करते। जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के चली गई 1947 में, जो पोर्चुगीज थी गोवा, दीव, दमन में, सबको लगा कि वो भी छोड़ के चली जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। जब 27 फरवरी 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्चुगीज गवर्नमेंट को एक ओपन नेगोशिएशन के लिए बुलाया जहां पे गोवा की बात की जाएगी, पोर्चुगीज ने साफ मना कर दिया, ये कह के कि गोवा एक पोर्चुगीज का ही पार्ट है और ना कि कोई कॉलोनाइज पार्ट है इंडिया में, और इंडिया को कोई हक नहीं है पोर्चुगीज से ये मांगने का, क्योंकि इंडिया जैसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था जब से पोर्चुगीज गोवा में रूल कर रही है। ये सब बात हुई दो गवर्नमेंट्स के बीच में, पर जब गोवा के लोगों को पूछा गया तो उन्हें पोर्चुगीज से आज़ादी चाहिए थी और इंडिया का एक पार्ट बनना था। इसके वजह से बहुत से रिवॉल्ट और प्रोटेस्ट देखने को मिले। टीबी कुन्ना, जो एक गोवा से बिलोंग करते थे, उन्होंने गोवा कांग्रेस कमेटी की नींव रखी 1928 में। उन्होंने बुकलेट जैसे कि 400 ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल और पैम्पलेट्स बांटे जैसे कि डीनेशनलाइजेशन ऑफ गोवा। इस सब के वजह से गोवा के लोगों को इंडिया से जुड़ने की और इच्छा हो गई। बहुत से ग्रुप जैसे कि आजाद गोमंग दल और यूनाइटेड फ्रंट्स ऑफ गोवा, इन्होंने बहुत से अटैक किए पोर्चुगीज पे, जिसमें उनका एम था कि उन्हें ज्यादा कमजोर किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और आर्म सपोर्ट में। ये सब करने पर भी पोर्चुगीज गवर्नमेंट गोवा इंडिया को देने के लिए तैयार नहीं थी। इंडिया ने पूरी तरह से बैन लगा दिया ट्रैवल पे गोवा, दीव, दमन में, और फूड सप्लाई चेन भी रोक दी इस अटेम्प्ट में कि पोर्चुगीज को रूल करने में और तकलीफ होगी और वो गोवा छोड़ देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, पोर्चुगीज और भी डटे रहे इन एरियाज में। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले दमन और दीव को कंट्रोल में लेने की कोशिश की। ये बहुत ही छोटा सा एरिया है गुजरात में और पोर्चुगीज की कोई भी मिलिट्री पावर नहीं थी इस एरिया में। ये पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी से लॉक था और सिर्फ पुलिस फोर्सेस थे इस एरिया में। जुलाई 1954 में प्रो इंडियन फोर्सेस जैसे कि यूनाइटेड फ्रंट गोवांस, नेशनल मूवमेंट लिबराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आरएसएस, आजाद गोमंत दल, इन सब ने दीव और दमन में अटैक कर दिया और 22 जुलाई को उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा जिसमें एक पोर्चुगल पुलिस और एक कांस्टेबल की मौत हो गई और आरएसएस ने एक पूरा कंट्रोल ले लिया उस एरिया पे। इस इंसिडेंट के बाद एक पूरी वर्ल्ड को एक सिग्नल पहुंच गया कि इंडिया और अपनी सोवरेनिटी और अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और ये एक सिग्नल भी था पोर्चुगीज को कि अब अगला अटैक गोवा में होगा। तब के जो पोर्चुगीज के प्राइम मिनिस्टर थे सालाजार, उन्हें एक हिंट लग गई थी कि अगला अटैक गोवा में होगा और अब इंडिया गोवा को छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए वो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स गए और उन्हें मदद मांगी, और वही हुआ। यूनाइटेड नेशन में जब इंडिया को सवाल पूछा गया कि उनका स्टैंड क्या है इस बात पे, तो तब के जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे यूएन में, वो थे कृष्णा मेनन, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी थे।
उन्होंने कहा कि इंडिया किसी भी तरह के आर्म फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा गोवा में जब तक उनके लिए कोई खतरा ना हो। जबकि जो यूएस के एम्बेसडर थे इंडिया में, जो वो थे जॉन केनेथ, उन्होंने कहा कि पोर्चुगीज और इंडियन गवर्नमेंट को दोनों को ये इशू बहुत ही पीसफुली बेस से सॉल्व करना चाहिए। और इस सब के बाद पूरी दुनिया की नज़र इंडिया और गोवा में थी और इंडिया कोई डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रहा था गोवा में। पर जब एक साबरमती जो एक पैसेंजर बोट थी वो गोवा से जा रही थी, तो तभी गोवा की आर्मी को लगा ये इंडिया ने गोवा पे हमला कर दिया और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी इस बोट पे, जिसकी वजह से कई पैसेंजर्स की डेथ हो गई। और मानो पूरी इंडिया में एक लहर सी छा गई कि अब पोर्चुगीज गोवा में और नहीं रह सकता। और ठीक 9 दिन पहले ऑपरेशन विजय के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कहा कि अब पोर्चुगीज गोवा में और नहीं रह सकते। और उसके बाद ठीक यूएस का जवाब आया, अगर इंडिया ने कोई भी एक्शन लिया तो यूएसए उसकी मदद नहीं करेगा। और फिर 11 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी गोवा में अटैक कर देती है। उनके की टारगेट्स रहते हैं पणजी और जो भी मेन एरिया है गोवा उन्हें कंट्रोल में लेना। और फिर प्राइम मिनिस्टर सालाजार गवर्नर जनरल को कहते हैं कि तुम कुछ भी करो पर सरेंडर मत करना, आइदर यू कैन बी विक्टोरियस और डेड, जीतो या फिर शहीद हो। सालाजार ये भी गवर्नर जनरल को कहते हैं कि तुम कैसे भी करके 8 दिन तक ये युद्ध लड़ते रहो, तब तक वो एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे इंडिया पे। पर पोर्चुगीज से ये वॉर सिर्फ 36 आवर्स में हार जाते और 19 दिसंबर की शाम को गवर्नर जनरल एंटोनियो सिल्वा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर देते और 451 ईयर्स ऑफ पोर्चुगीज रूल गोवा में खत्म हो जाता है। और फिर आते हैं इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब यूनाइटेड स्टेट्स यूएन में एक रेजोल्यूशन पास कर देता है जिसमें इंडिया को ये वॉर रोकने को कहा गया था और इंडिया की जो भी आर्मी गोवा में थी उन्हें पीछे हटने को कहा गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस पोर्चुगीज की मदद करेगा इस सब को सॉल्व करने में। और 5 मेंबर्स में से इस रेजोल्यूशन को यूएसए, यूके, चाइना और फ्रांस ने मंजूरी दे दी थी। और तभी इंडिया और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए थे और रशिया ने इसे वीटो करके इस रेजोल्यूशन को कैंसिल कर दिया। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंट्रीज के रिएक्शन देखें तो सोवियत यूनियन, बहुत से अरब स्टेट्स और अफ्रीकन स्टेट्स ने इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, पर वही यूएसए, यूके, पाकिस्तान और ब्राज़ील ने इसे अनलॉफुल कहा था। और इस सब के बाद बहुत सी कोशिश की गई कि वापस एक डिप्लोमेटिक रिलेशन क्रिएट किए जाए इंडिया और पोर्चुगीज में। और फिर जाके 31 दिसंबर 1974 को एक ट्रीटी साइन की गई इंडिया और पोर्चुगीज के बीच में, जहाँ पे गोवा, दीव, दमन को इंडिया का पार्ट कंसिडर किया गया था। और उसके बाद पोर्चुगीज प्रेसिडेंट मारियो सोरोस ये पहले पोर्चुगीज के ऑफिशियल बने जिसने इंडिया को विजिट किया था।